नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ कहाँ गई। अब क्या बताऊँ घर की बात। प्रशांत बोल रहा था। उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात। मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, निशा, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई। सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मैंने मायके के दहलीज पर कदम रखे थे। वह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह मेरी भूल थी। सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थी। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे ख़त्म होती। झगड़ा सिर्फ एक नीम के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में आएगा। इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंत में यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और उस जगह का भी। अंतिम बार मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूँ आखिरी बार। नीम का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेलो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो जाती। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे। मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार करते थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियर इसीलिए ड्रॉप किया था कि मंझले भैया इंजीनियरिंग कर सके, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि 2 बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सके। छोटा प्रशांत सबका दुलारा था। अम्मा का तो वो लाडला था। लेकिन ना जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार में पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांदकर कहाँ जाऊं, किसके घर पहले जाऊं। मैं नम आँखों के नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे निशा, वहाँ क्या कर रही है तू। उनकी आवाज़ से मैं अपने प्रश्न व्यू से बाहर आई। अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ, अंदर आओ। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। शैलजा, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज़ देते हुए बोले, निशा, तुम चाय लोगी या कॉफ़ी। भैया को चाय पसंद थी, इसीलिए मैंने चाय बोल दिया। भाभी भी खुशी से बलैया लेते हुए बोली, बहुत अच्छा किया निशा, तू आ गई। तुम्हें देखते ही भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रशांत के पास। सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से मुझे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। प्रशांत, माँ कहाँ गए। उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झल्लाते हुए बोला, निशा, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेंगी। मगर माँ को यह नागवार लगा। उनके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे।
घर जमीन जायदाद सब तो बांट लिए, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं? घर की बात। प्रशांत बोल रहा था, उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात। मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, निशा, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ वृद्धा आश्रम चली गई है। क्या? माँ वृद्धा आश्रम चली गई है? यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा है, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फ़ोन कभी लगता ही नहीं था। कई बार भाभी से पूछ भी चुकी थी, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए उनके पास फ़ोन नहीं रहता है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया और कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरी गाड़ी रुक गई। कौशल्या होम यानी वृद्धा आश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है माँ? आप यहाँ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूँगी, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धा आश्रम में? अरे ये वृद्धा आश्रम तो है, पर नहीं भी है। यह तो तेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धा आश्रम में बदल दिया है। मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन चुकी हैं, सब मेरा ख्याल रखती हैं। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। बचपन में हम कौशल्या मौसी के यहाँ जाते भी थे, इसीलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से मैं माँ से विदा लेकर वहाँ से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठक ठक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। तभी बड़ी तेज़ी से आवाज़ करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ कटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंखें भर आईं। रिश्तों में मन के भेद इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित। मैंने सबसे विदा लिया और वहाँ से निकल आई। सब ने झोली भर भर कर मुझे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी कौन सी लड़ाई थी समझ से परे थी। अगर किसी को थोड़ी ज़मीन ज़्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी ज़मीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता। एक समय ऐसा था कि बड़े भैया ने अपने इंजीनियर
बनने का सपना छोड़ दिया था, पर आज की सच्चाई मुझे खून के आंसू रुला रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।